हेलो दोस्तों, प्लस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे रिट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए, जिसमें जो अपना सब्जेक्ट चल रहा था राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में जो टॉपिक चल रहा था अपना, वो चल रहा था राजस्थान का अपवाह तंत्र। तो अपन अपवाह तंत्र की जो अपनी अभी तक प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको 2 क्लासें मिल जाएंगी। आज अपन थोड़ा सा उसका रिविजन मारते हैं, रिविजन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन राजस्थान के अपवाह तंत्र की बात कर रहे थे। राजस्थान के अपवाह तंत्र को अपन ने 3 भागों में बांटा था, जिसमें अपन ने सबसे पहले देखा जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र है, दूसरा आंतरिक अपवाह तंत्र है, तीसरा है बंगाल की खाड़ी वाला, ठीक है। यानी कि वे नदियां जो अरब सागर में जाती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से जाएं चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से जाएं, वो अरब सागरीय नदी कहलाएंगी, ठीक है। वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाती हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से जाएं चाहे वह अप्रत्यक्ष रूप से जाएं, तो उसे बंगाल की खाड़ी की नदियां कहेंगे, ठीक है। एक है आंतरिक अपवाह तंत्र। कल मैसेज भी आया था आप लोगों का कि सर ये आंतरिक अपवाह तंत्र क्या होता है। यहाँ आंतरिक जो अपवाह तंत्र होता है, इसके अंदर क्या होता है कि नदियां उद्गम तो होती हैं, इन नदियों का क्या होता है, उद्गम तो होता है, लेकिन इनका जो समाप्ति स्थल है ये कहीं समाप्त हो जाता है मरुस्थल के अंदर, ठीक है। तो जो आंतरिक प्रवाह अपवाह वाली जो नदियां होती हैं, इनका उद्गम स्थान जरूर अपने को देखने को मिलता है, लेकिन इनका लगभग समाप्ति स्थल अपने को देखने को नहीं मिलता। न इनकी अपन बात करते हैं, लंबाइयों की बात करते हैं, क्योंकि लंबाई के बारे में ज्ञात नहीं है इनका कि भाई कहाँ जाके ये समाप्त हो रही हैं। ये जो नदियां हैं, ये नदियां डेजर्ट वाली नदियां हैं, मरुस्थलीय वाली नदियां हैं, इसलिए इनका समाप्ति स्थल बिल्कुल भी अपने को नहीं पता, ठीक है। अपन ने एक लंबाई वाली बात की थी, तो एक कांतली नदी है, उसका सर्वे किया गया था, उसकी जरूर लंबाई अंतर प्रवाह वाली जो नदियां हैं उनकी लंबाई 100 किलोमीटर है। बाकी अपन ने जो अंतर प्रवाह वाली नदियां हैं उनकी लंबाई की बात नहीं की है, एक नदी को छोड़कर, ठीक है। उसका सर्वे करवाया गया था, तो सर्वे के अंदर उसकी जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर बताई गई है, इतना याद रखना है, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले जो पढ़ा था वो अरब जो सागरीय नदी है उसकी बात की थी, जो अरब सागरीय नदियां हैं उनकी बात की थी। इसके अंदर सबसे पहले अपन ने बात ये की थी कि अरब सागरीय वो नदियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें अपन ने लूनी नदी की बात की थी। तो सबसे बड़ी नदी है पश्चिमी मरुस्थल की जो गंगा है, कौन सी है, लूनी नदी, ठीक है। उसके बाद में अपन ने माही नदी की बात की, उसके बाद में अपन ने पश्चिमी बनास नदी की बात की, साबरमती जो नदी है उसकी बात की। तो यहाँ पर आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इनका उद्गम स्थान कौन सा है और इनकी सहायक नदियों का उद्गम स्थान और सहायक नदियों, इनका ही ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी जो कूट वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा आते हैं इनमें। तो अपन ने सबसे पहले बात की थी किसकी, लूनी नदी की। तो जो लूनी नदी है ये कहाँ से निकलती है, लूनी नदी है नागपाड़। मैंने आप लोगों को जब भौतिक प्रदेश पढ़ाया था उस समय भी आप लोगों को बताया था कि नागपाड़ कहाँ है, अजमेर के अंदर। जब अपन ने अरावली को 3 भागों में बांटा था, ये मध्य अरावली का हिस्सा है, इसका मध्य अरावली। तो वहां पर आप लोगों को मध्य अरावली भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। मध्य अरावली नागपाड़, यहां से इसका उद्गम होता है, और कहाँ, कच्छ के रण गुजरात में जाकर इसका समाप्ति स्थल है। इसके बीच में अगर अपन बात करें तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं, ठीक है। ये रिविजन क्लास अपनी, इसमें एक जो दाईं ओर से लूनी नदी की एक सहायक नदी है, मात्र एक ही नदी है, कौन सी, जोजड़ी, जो दाईं ओर से निकलती है नागौर में। कहां से, नागौर से, पोंडलू गांव, कौन सा गांव बताया था, पोंडलू गांव, ठीक है ना। तो लूनी नदी की वह सहायक नदी जो मात्र एक दाईं ओर से मिलने वाली नदी है, कौन सी, जोजड़ी। उसके बाद में जितनी भी नदियां हैं सारी की सारी वो कहाँ ने, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, किसकी, लूनी की सहायक नदियां हैं। इसमें अपन ने बात की थी फिर लीलड़ी है, बांडी है, और बांडी की एक सहायक नदी है, कौन सी, गुहिया, क्या नाम है, गुहिया चुहिया, नाम सुना होगा, गुहिया चुहिया, ठीक है। इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है हेमावास बांध। कौन सा, हेमावास बांध, जो पाली के अंदर है। उसके बाद में सूकड़ी जो नदी है, मीठड़ी नदी है, जो जवाई नदी है, तो जवाई नदी के ऊपर बनाया गया है एक बांध, कौन सा, जवाई बांध। और जवाई की एक सहायक नदी है, उसका नाम है खारी नदी। तो खारी नदी कहां से निकलती है, ये निकलती है सिरोही से। कहां से निकलती है, सिरोही से निकलती है। बाकी ये जो यहां तक की जो नदियां हैं ये सारी की सारी पाली से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं, पाली से निकलती हैं। ये जो खारी है, जवाई की नदी है, सहायक नदी, ये सिरोही से निकलती है। बाकी ये जितनी भी है, लीलड़ी है, सुकड़ी है, मीठड़ी है, जवाई है, ये सारी की सारी बांडी हैं, ये सारी की सारी पाली से निकलती हैं।
एक जो लूनी की सहायक नदी है सागी, कौन सी? सागी। तो ये जो सागी नदी है ये जालोर से निकलती है, और जालोर के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जसवंतपुरा की पहाड़ियां। और आप लोग कमेंट करके बताइए, मैंने जब अरावली भौतिक प्रदेश पढ़ाया था उस समय बताया था कि जसवंतपुरा की पहाड़ियों की एक सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी सबसे ऊंची चोटी, उसका क्या नाम है? ठीक है ना, कल भी बताया था। तो जो सागी है, सागी जालोर में जो जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है। एक अपन ने कल पढ़ा था कौन सी, अंत प्रवाह वाली जो नदी है उसमें साबी, तो वो साबी है, और ये कौन सी है? सागी है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर। तो ये बात की अपन ने किसकी? लूनी नदी की, सहायक नदी, और लूनी का उद्गम कहाँ से होता है। ये मान के चलो कि लूनी का जो क्वेश्चन आएगा इस, ये जो आप लोगों को स्लाइड दिख रही है ना, इसमें से कन्फर्म है। उसके बाद में जो जोजड़ी की बात अपन ने कर ली, बांडी नदी है। तो बांडी नदी मैंने आप लोगों को बताया था कि केमिकल नदी है, रासायनिक नदी है, क्योंकि जो प्रदूषित जल है वो इसमें आके मिलता है, इसलिए इसे प्रदूषित केमिकल नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को इतना करवा ही दिया था। जवाई बांध, तो जवाई बांध कहाँ है? पाली के अंदर, सुमेरपुरा के अंदर है वहां पर। और इसको पानी, जब इसकी पानी की क्षमता खत्म हो जाती है तो कौन उपलब्ध कराता है? तेई जल सुरंग, उदयपुर से पाली की ओर। ठीक है, इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज याद रखना है। दूसरी बात अपन करें दूसरी नदी की, साबरमती नदी। तो जो साबरमती नदी है ये पदराना हिल्स या पदराना पहाड़ियों से, उदयपुर से निकलती है। ठीक है, और अंतिम में इसका जो संगम है वो है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी गुजरात। ठीक है, ये राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो मात्र 45 किलोमीटर। ठीक, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उदयपुर, उदयपुर के बाद में सीधी कहां जाती है? गुजरात के अंदर। ठीक है, उदयपुर से निकलकर कहां? गुजरात के अंदर। और गुजरात के अंदर यहाँ गुजरात के दो शहर है, एक तो अहमदाबाद और एक है गांधीनगर। साबरमती के नाम से तो क्या ही पूछेंगे। ठीक है, पूछने वाले यही हैं, अहमदाबाद और गांधीनगर। ये दो शहर हैं जो इस साबरमती नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो ध्यान रखना अपने को, साबरमती के अंदर उद्गम स्थान पदराना पहाड़ी या पदराना हिल्स उदयपुर से निकलती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है केवल उदयपुर, प्रवाह क्षेत्र उदयपुर, उदयपुर के बाद में इधर गुजरात में एंटर कर जाती है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें इसकी जो सहायक नदियां हैं, वेतरक है, हतमती है, वेस्मा है, माजम है, मानसी वाकल है, सेई है। अभी जो अपन ने बात की कि जो जोआई बांध है उसको सेई नदी क्या करती है? जलापूर्ति करती है। ठीक है ना, जो उदयपुर से पाली को जोड़ने के एक चैनल बनाया रखा है। ठीक है, इसका सेई नदी के ऊपर। सेई नदी राजस्थान की पहली जल सुरंग, सेई जल सुरंग उदयपुर बनाई गई है। ठीक है, जो जवाई बांध को क्या करती है? जलापूर्ति करती है। उसके बाद में पश्चिमी बनास। तो पश्चिमी जो बनास नदी है ये कहाँ से? नया सनवाड़ा, या अपन कह सकते हैं नव सनवाड़ा पहाड़ी जो सिरोही के अंदर है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो सिरोही के अंदर ही प्रवाह क्षेत्र इसका। और ये संगम है ये लिटिल कच्छ के अंदर। ठीक है, इसकी जो लंबाई है 266 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी जो लंबाई है 50 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदियों में इसकी सुगली और सीपू, और मैंने कल आपको बताया था कुकड़ी, एक कुकड़ी, यानी कि डी डी वाली जो जितनी भी नदियां हैं सारी की सारी लूनी की सहायक नदी है, लेकिन एक ही है कुकड़ी। ये कुकड़ी किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी बनास की। ठीक है, उसके बाद में माही नदी, इसकी बात की अपन ने। तो जो माही नदी है इसका जो उद्गम है मेहद झील, अमरेरू पहाड़ी से, एमपी से होता है। ठीक है, विंध्याचल जो पर्वतमाला है वहां से इसका उद्गम होता है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है मध्य प्रदेश, राजस्थान। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में ये बनाती है। इसकी अगर अपन बात करें कि राजस्थान में ये प्रवेश कहाँ से करती है, तो राजस्थान में ये प्रवेश कहाँ से करती है? खांडू बांसवाड़ा, खांडू बांसवाड़ा। ठीक है, कल अपन ने बात की थी घग्गर नदी प्रवेश कहाँ से करती है? राजस्थान के अंदर टिब्बी तहसील, ठीक है ना, हनुमानगढ़ के अंदर वहां प्रवेश करती है। संगम खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर, इसकी जो राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है। आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं? माही नदी को। ये जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसकी एक विशेषता, जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उल्टे यू आकार से चलती है, उल्टे यू आकार से चलती है। ठीक है ना।
तो अपन ने बात की थी कि उल्टे यू आकार में कर्क रेखा 2 बार काटती है, प्रवेश व निकास दोनों दक्षिण दिशा में होता है। ठीक है, यहाँ सीमा निर्धारण कर रहा है किसका, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का सीमा निर्धारण करती है। ठीक है, त्रिवेणी संगम बनता है यहाँ पर, वेणेश्वर धाम, नवटापरा, डूंगरपुर के अंदर। जो माघ पूर्णिमा के अंदर क्या होता है, यहाँ पर मेला बढ़ता है, आदिवासियों का कुंभ, कौन सा, वेणेश्वर मेला। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो कुछ सहायक नदियां और यहाँ पर जो बांध बनाए उनके बारे में बात की थी अपन ने। ये माही बजाज सागर, कागदी पिकअप, ठीक, कडाना बांध, और कडाना बांध से पहले एक इसके पीछे की ओर बनाया गया कौन सा, कडाना बैंक वाटर, कडाना बैंक वाटर, मत्स्य पालन के लिए डूंगरपुर के अंदर बनाया गया है। ठीक है ना, ये चीजें मैंने आप लोगों को बताया। मोरेन इसकी सहायक नदी है। ठीक, एक उसमें चाप है, ईरू है। ठीक है, जाखम जो नदी है और सोम नदी है, और एक माही नदी जो त्रिवेणी संगम बनाते हैं, बेणेश्वर धाम। तो ये अपन ने चर्चा की। उसके बाद में यहाँ पर जो परियोजना थी, बांध जो परियोजना है उसकी बात की थी अपन ने कि माही बजाज सागर बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कागदी पिकअप जो कागदी गांव बांसवाड़ा के अंदर है, यहाँ से 2 नहरें निकाली गई, एक डूंगरपुर के लिए निकाली गई है। डूंगरपुर वाली का नाम क्या है, भिखाभाई सागवाड़ा, आनंदपुरा भूकिया, बांसवाड़ा वाली के लिए। ठीक है, उसके बाद में कडाना बांध गुजरात, कडाना बैंक वाटर जो डूंगरपुर में बनाया गया मत्स्य पालन के लिए। ठीक है, जाखम बांध जो जाखम नदी के ऊपर प्रतापगढ़ में बनाया गया, राजस्थान का सबसे ऊंचा 81 मीटर। ठीक, सोम कागदार परियोजना सोम नदी के ऊपर, सोम कमला परियोजना डूंगरपुर, सर्वाधिक लाभान्वित जो जिला है बांसवाड़ा डूंगरपुर, सिंचाई परियोजना के लिए प्रसिद्ध, जो यानी कि सर्वाधिक लाभ सोम कमला अमला जो परियोजना है ये डूंगरपुर। ठीक है, सर्वाधिक जो सिंचाई लाभान्वित जो जिले हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो ये तो अपनी पहली जो क्लास थी उसकी बात हुई। जो कल अपन ने जो क्लास की थी वो आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों के बारे में बात की थी अपन ने। इसमें अपन बात की थी घग्गर नदी की। तो घग्गर नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थान कौन सा है, शिवालिक पहाड़ियां, बताया ना, कालका हिमाचल प्रदेश, वहां से निकलती है। चलो इनके भी बारे में थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। तो जो घग्गर नदी है, शिवालिक पहाड़ियां, कालका पहाड़ी, जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ के अंदर प्रवेश करती है, कौन सा, टिब्बी। ठीक है, तलवाड़ा टिब्बी। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र बोले तो कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंदर। उसके बाद में गंगानगर, और एक नया जिला बनाया कौन सा, अनूपगढ़, यहाँ पर इसका प्रवाह क्षेत्र है। अगर अपन बात करें इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, ये जब इसकी पानी की मात्रा बढ़ जाती है इस नदी के ऊपर, तो पानी की मात्रा बढ़ने से इसका जो पानी है ये फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है, फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। ये बात भी की थी। तो पाकिस्तान में इसको किस नाम से जानते हैं, हकरा, किस नाम से जानते हैं, हकरा के नाम से जानते हैं। और हनुमानगढ़ में इसको किस नाम से जानते हैं, नाली के नाम से, किस नाम से, नाली के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, स्थानीय भाषा में हनुमानगढ़ में इसे नाली कहा गया है। इतनी सी चीज याद रखनी इसमें। ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा में सबसे लंबी नदी, मैंने आप लोगों को कल ये भी बताया था कि एक तो है अंतः प्रवाह वाली जो नदियां हैं उसमें राजस्थान की, दो टर्म्स बताई थी मैंने, राजस्थान की सबसे लंबी नदी और एक है राजस्थान में सबसे लंबी नदी। राजस्थान में सबसे लंबी नदी, तो राजस्थान में जो सबसे लंबी नदी है अंतः प्रवाह वाली वो है कौन सी, कांतली नदी। कौन सी है, कांतली नदी। और राजस्थान की जो है अंतः प्रवाह वाली जो नदी है वो कौन सी है, घग्गर नदी। ये याद रखना है भाई। ठीक है, इन और ऑफ का अंतर बिल्कुल देखना है आप लोगों को। इसमें अपन ने बात की थी कल कि घग्गर नदी के जो प्रवाह पाकिस्तान में हकरा के नाम से जानते हैं और हनुमानगढ़ में अपन नाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से भी जानते थे। आजकल इसमें पानी नहीं आता, पानी नहीं आता तो इसको मर्त नदी के नाम से, आजकल इसी नाम से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, मर्त नदी के नाम से। नट नदी के नाम से भी जानते हैं, सोता हुआ जो नदी है उसके नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो बात थी घग्गर नदी की, ज्यादा इतना इसमें है नहीं, उद्गम वाला स्थान देखना है अपने को। दूसरी जो नदी है कांतली नदी, तो कांतली नदी कहाँ से निकलती है, ये खंडेला की पहाड़ी या सीकर से निकलती है। और ये तोरावाटी वाला जो क्षेत्र है, कौन सा, तोरावाटी वाला जो क्षेत्र है, जिसमें कौन कौन से, सीकर, नीम का थाना, सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू, और अंतिम में ये चूरू के अंदर जाकर समाप्त हो जाती है। कहाँ, चूरू के अंदर जाकर ये इसका समाप्ति स्थल है।
तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? तोरावाटी वाला क्षेत्र बोल सकते हैं, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू और चूरू। मैंने आप लोगों को कल बताया था सीकर के जो नीम का थाना है यहाँ पर एक इसके ऊपर सभ्यता बनी हुई है। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। एक झुंझुनू के अंदर इसके ऊपर एक सभ्यता बनी है, वो कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 100 किलोमीटर। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक अपवाह की नदी है कौन सी? कांतली नदी। लेकिन राजस्थान की अगर पूछे तो राजस्थान की पूछेगा तो कौन सी आएगी? घग्गर नदी। अपने को जो अंतः प्रवाह वाली जो नदियां है इसमें अपने को बस इसी की जो लंबाई है यही याद रखनी है, मात्र 100 किलोमीटर, बाकी किसी की याद नहीं रखनी। तो ये है कांतली नदी अपनी, इसका उद्गम स्थान खंडेला की पहाड़ियों से होता है। उसके बाद में आती है कांकनी नदी या मसूरदी नदी। तो जो कांकनी नदी है, जो मसूरदी नदी है, जैसलमेर के अंदर ही उद्गम होता है इसका और जैसलमेर में ही ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, कोटड़ी की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो जैसलमेर में। कांकनी नदी है सबसे छोटी अंतर प्रवाह वाली नदी है। ठीक है, यहाँ इस नदी के ऊपर एक झील है। कौन सी झील? मीठे पानी की झील है जिसे भुज झील के नाम से जानते हैं। इतनी सी चीज याद रखनी, इसमें ज्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। ठीक है, उसके बाद में साबी या साहिबी नदी। तो जो साबी है, साहिबी नदी है, ये कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ियाँ शाहपुरा से निकलती है और जयपुर ग्रामीण में जो शाहपुरा है, तहसील है जयपुर ग्रामीण की, वहां से निकलती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा। लेकिन पुराने जिलों के अनुसार अगर अपन देखें तो जयपुर, जयपुर, अलवर, बस जयपुर और अलवर। उसके बाद में ये कहाँ? सीधी हरियाणा में, और हरियाणा का एक गुरुग्राम क्षेत्र है वहां। तो हरियाणा में इसको नजफगढ़ का नाला के नाम से जानते हैं। वहां पर एक झील है गुरुग्राम के अंदर, नजफगढ़ झील। तो उसमें जाकर ये समाहित हो जाती है। किसमें? नजफगढ़ झील के अंदर। तो इसको हरियाणा में किस नाम से जानते हैं? नजफगढ़ का नाला। तो इसको नजफगढ़ का नाला भी कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज भी ध्यान रखना है। और बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। सेवर की पहाड़ियां, शाहपुरा, जयपुर ग्रामीण से उद्गम होता है इसका, बस। ठीक, ये एक पहली नदी है जो दक्षिण से उत्तर में प्रवाहित होती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। उसके बाद में है रूपारेल नदी। तो जो रूपारेल नदी है ये उदयनाथ की पहाड़ियां, अलवर से इसका उद्गम होता है और अलवर, डीग, भरतपुर में ये प्रवाही क्षेत्र है। ठीक है, इस भरतपुर के अंदर एक मोती झील नाम से इसके ऊपर एक झील बनी हुई है, बांध बना हुआ जिसका नाम है मोती झील, जो भरतपुर की क्या है? जीवन रेखा। यहाँ से सुजान गंगा एक चैनल निकाल रखा है जो मोती झील से कहाँ तक? लोहागढ़ तक एक लिंक है, चैनल जोड़ रखा है पानी के लिए। ठीक है, ये भरतपुर में मोती झील बांध बनाया गया है जो एक मीठे पानी की झील है। इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं क्योंकि भरतपुर की सिंचाई के लिए जलापूर्ति करती है। एक डीग के अंदर एक बांध है, कौन सा? सीकरी बांध। तो ज्यादा नहीं, उद्गम स्थान याद रखना है, प्रवाह क्षेत्र ध्यान में रखना है और एक मोती झील ध्यान में रखना है। उसके बाद में बाणगंगा। तो जो बाणगंगा है ये कोटपुतली, बैरोड, बैराठ की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है अगर अपन देखें तो कोटपुतली, बैरोड, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण से दौसा, दौसा से होते हुए भरतपुर और भरतपुर से होते हुए यमुना के अंदर एमपी में चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करें तो जयपुर ग्रामीण के अंदर है रामगढ़ बांध। कौन सा? रामगढ़ बांध। यहाँ आप लोगों को कल भी बताया था कि जलापूर्ति के लिए इसरदा बांध। कौन सा बांध? इसरदा बांध से यहाँ जलापूर्ति की जाती है सवाई माधोपुर। कहाँ? सवाई माधोपुर। ठीक है, उसके बाद में भरतपुर के अंदर, तो भरतपुर के अंदर यहाँ पर अजान बांध है और अजान बांध को कौन? पांचना बांध। और करौली की एक नदी है गंभीर नदी। कौन सी? गंभीर नदी। ये अजान बांध इसको जलापूर्ति करती है। उसके बाद में रोही दोआब, एक जो मैदान आता है रोही दोआब, यानी कि दोआब वह क्षेत्र होता है जो दो नदियों के बीच का जो मैदान होता है उसको बोलते हैं दोआब। ठीक है, उसके बाद में यमुना के अंदर जाकर समाहित हो जाती है। इसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी या रुंडित नदी भी कहते हैं। रुंडित नदी क्यों कहते हैं? कि वे सहायक नदियां जो मुख्य नदी में गिरने से पहले क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, उसको बोलते हैं रुंडित नदी। उसके बाद में अपन ने कल बात की थी सामर की नदियों की, जो सामर झील में जो गिरती हैं, जिसमें 4 नदियों को अपने को ध्यान में रखना है। मनोहरपुर की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है? मेथा। कौन सी? मेथा। ठीक है, या मेढा भी आ सकता है, इस तरीके से भी कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं भाई।
ठीक है ना। मध्य अरावली अजमेर रूपनगढ़ से, ये जो दक्षिण से आकर मिलती है सांबर झील के अंदर। सीकर से निकलती है खंडेला, और नागौर से आती है कौन सी, खारी नदी। नागौर से आती है कौन सी, खारी नदी। जो सबसे ज्यादा लवणता लेके जाती है सांबर झील के अंदर, वो कौन सी लेके जाती है, मेडा या मेंथा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में आज जो अपन बात करें, जो आज अपना टॉपिक है चंबल नदी का। अभी तक तो अपन रिवीजन कर रहे थे थोड़ा सा, कि आप लोगों को क्योंकि याद नहीं होते, बार बार जब तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक तो याद होंगे नहीं भाई, अभ्यास तो करना पड़ेगा। तो आज जो अपनी नदियां रहेंगी बंगाल की खाड़ी की नदियां, कौन सी, बंगाल की खाड़ी की नदियां। उसमें आज अपन जो बात करेंगे, सबसे पहले चंबल नदी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, चंबल नदी की। ठीक है, तो चंबल, बनास, बेड़च, आयड़ और गंभीर। आप लोगों को पता है कि ये जो चंबल नदी है, तो जो चंबल नदी है ये हाड़ौती वाले इस क्षेत्र में होते हुए जो एमपी से निकलती है। तो आप लोगों को बता दूं, राजस्थान के अंदर एक और नदी थी जो एमपी से निकलती थी, विंध्याचल पर्वत से निकलती है, कौन सी, माही नदी। कौन सी नदी है, माही नदी। पहाड़ियां अलग अलग हैं, वो अमरेरू पहाड़ियों से निकलती है, और ये जो चंबल नदी है ये जाना पाओ की पहाड़ियां वहां से निकलती है, लेकिन पर्वत एक ही है, कौन सा, विंध्याचल पर्वत। तो आज अपन बात करेंगे, एक है एमपी से निकलती है कौन सी, माही नदी। ठीक है, पर्वत एक ही है, विंध्याचल पर्वत, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में जो चंबल नदी है, तो चंबल नदी है एक, इसका उद्गम कहाँ से होता है, जाना पाओगी पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश से ये निकलती है। ठीक है, ये राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, तो राजस्थान में कहाँ प्रवेश करेगी, ये चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश करेगी। कहाँ, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, और यहाँ पर एक जलप्रपात बना हुआ है, जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। कौन सा, चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, कहां पर, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, यहाँ पर चौरासीगढ़ से थोड़ा सा आगे निकलते ही एक जलप्रपात बना हुआ है, जो राजस्थान का क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी कि 18 मीटर उसकी ऊंचाई है। कितनी, 18 मीटर। इसमें आगे आप लोगों को मिल भी जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, इसकी बात करें तो ये चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से उसके बाद में कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, डांग वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से प्रवाह होता है, और चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी के अंदर इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, समाप्ति स्थल की बात करें तो ये यमुना नदी के अंदर इटावा में जाकर इसका समाप्ति स्थल है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें तो 966 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो राजस्थान में इसकी जो लंबाई है 135 किलोमीटर है। ठीक है, अगर अपन बात करें इसकी कुछ विशेषताओं की, तो विशेषताओं में अगर अपन देखें तो वृक्षाकार इसका अपवाह प्रतिरूप है। चंबल में संरक्षित जो जीव है, एक तो घड़ियाल सबसे ज्यादा वहां पर देखने को मिलते हैं, क्या, घड़ियाल। घड़ियालों की ये मान के चलो कि जो चंबल नदी है शरण स्थली है। ठीक है, शरण स्थली। एक जो गांगेय डॉल्फिन है, ठीक है, एक उदबिलाव है, कोटा का जो जीव है कौन सा, उदबिलाव। ठीक है, ये इसके लिए सुरक्षित जीव है। चंबल नदी है राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी राजस्थान की जो हमेशा उसके अंदर क्या होता है, पानी आता रहता है, बारहमासी नदी भी कहते हैं। ठीक है, चंबल नदी जल की उपयोगिता की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। चंबल नदी में जो अवनालिका अपर्दन की जो क्रिया होती है, जो बीएड क्षेत्र है वो के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, इनको याद रखना है भाई। कौन सी, गुंजाली है, मेज है, मांगली है, पार्वती है, आहू है, काली सिंध है, ब्राह्मणी है, चाकण है, कुनो, चीप। ठीक है, अगर अपन बात करें बनास, चंबल और सीप, आप लोगों को एक बता दूं कि जो बनास नदी है इसका उद्गम ही ये मान के चलो कि राजसमंद से होता है, राजसमंद से होता है। बाकी जितनी भी सहायक नदियां हैं चंबल की, सभी का जो उद्गम स्थान है वो एमपी से होता है। कहाँ से होता है, एमपी से इसका उद्गम उद्गम स्थान है। सेकंड ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन भी आया था कि चंबल की जितनी भी सहायक नदी है उन सभी का, अधिकांश नदियों का उद्गम एमपी से होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो बनास, चंबल और सीप जो नदी है, यहाँ जो त्रिवेणी संगम बनता है एक, कौन सा? त्रिवेणी संगम, रामेश्वरम, कौन सा? रामेश्वरम त्रिवेणी संगम, ठीक है। ये सहायक नदियां हैं गुंजाली, मेंज, मांगली, पार्वती, आहू, काली सिंध, परवन, ब्राह्मणी, चाकण, कूनो और सिप। इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो बनास नदी है यही राजसमंद से इसका उद्गम स्थान है। बाकी जितनी भी नदियां हैं चंबल की सारी एमपी से उद्गम होता है। अन्य नाम की बात करें तो इसे कामधेनु नदी भी कहते हैं, तरणवती या नित्यवाही क्योंकि ये हमेशा बहती रहती है। इसे बारहमासी या बारहमासा के नाम से जानती है। त्रिवेणी जो संगम है ये चंबल, बनास और सीप, सवाई माधोपुर के अंदर एक त्रिवेणी संगम बनता है, रामेश्वरम, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ बांध बनाए गए हैं, उनकी अगर अपन बात करें, यहाँ पर 4 बांध है, जिसमें जो गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है और कोटा बैराज। ये जो गांधी सागर और कोटा बैराज है, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा अलग अलग बता दिया। कोटा बैराज, तो ये जो कोटा बैराज और गांधी सागर जो बांध है ना, इनका प्रथम चरण का 2 बांध बने थे प्रथम चरण के अंदर। एक तो कोटा बैराज, ठीक है, जो कोटा में बना हुआ है। एक गांधी सागर जो बांध है जो एमपी के अंदर बना हुआ है, कौन सी नदी के ऊपर? चंबल नदी के ऊपर ही बना हुआ है। ये प्रथम चरण के ही है, ठीक है। यहाँ पर भी प्रथम चरण लिखा हुआ है, यहाँ पर भी प्रथम चरण लिखा हुआ है। उसके बाद में ये सबसे बड़ा बांध है, कौन सा? गांधी सागर, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है। उसके बाद में अपन चर्चा करें कि राणा प्रताप सागर है, इसका निर्माण हुआ द्वितीय फेज के अंदर। कब? द्वितीय फेज के अंदर, जो चंबल नदी पर राजस्थान में सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी पर राजस्थान में सबसे बड़ा बांध है, जो राज्य का प्रभाव क्षमता है ना, पानी की जो क्षमता है दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है ना। ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। एक जवाहर सागर है जिसे कोटा डैम के नाम से जानते हैं। कोटा बैराज है, जो जिले आते हैं इसमें, कोटा, बारा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, इनको क्या करती है? जलापूर्ति करती है, ठीक है, सिंचाई के लिए। उसके बाद में बात करें अपन, जो महत्वपूर्ण, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ जो भैंसरोडगढ़ के अंदर है, क्या? चित्तौड़गढ़ में कौन सा? चूलिया जलप्रपात। कौन सा? चूलिया जलप्रपात है, जो चंबल नदी के ऊपर है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, 18 मीटर इसकी ऊंचाई। एक यहाँ पर झूलता हुआ ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज। कौन सा? हैंगिंग ब्रिज। कहाँ पर है? कोटा के अंदर। राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी के ऊपर। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 1.5 किलोमीटर। अगर अपन बात करें कि राजस्थान का प्रस्तावित हैंगिंग ब्रिज है, जो माही नदी बांसवाड़ा के अंदर प्रस्तावित है, दूसरा कौन सा? ठीक है, माही नदी के ऊपर। ये आज आप लोगों को इतना चंबल नदी के बारे में मैंने आप लोगों को जितना बताया ये इतना ही था। कल अपन बात करेंगे जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, जिसमें बाकी की जो नदियां हैं, और जो साथ में अपन इसको भी लेंगे, किसको? चंबल नदी को भी। तो आज इसका थोड़ा सा रिवीजन करना, कल अपन इसका वापस से रिवीजन क्लास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।